नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कसब का अगला अध्याय, पृष्ठ संख्या 233 के आगे से। अहम कह लो जजमान 150 पृष्ठों का पतला सा उपन्यास है, जिसमें ऊपरी तौर से गंगोली हाट के मंदिर में एक दिन छाग बलि दिए जाने का वर्णन है, किंतु भीतर ही भीतर वह ऐसे निर्धन, जड़ और प्रतीक पूजक समाज की कहानी भी सुनाता है जो आश्चर्यजनक रूप से आत्मसंतुष्ट है। लेखक का तेवर आदि से अंत तक निर्मम रूप से तटस्थ है। निर्धन कृषक समाज के शोषक और शोषित दोनों उसके लिए समान रूप से दयनीय और जड़ हैं। इस समाज की वह अमीरी और गरीबी, वह ऊंच और नीच, जिसमें सारा अंतर धोती के छोटी या बड़ी होने का है, बहुत मैली या कम मैली होने का है, बकरे की या मुर्गी की बलि देने का है, किसी पत्थर के आदि शंकराचार्य अथवा ग्राम जोगी द्वारा प्रतिष्ठित किए जाने का है, लेखक के लिए विभत्स और त्रासद है। यद्यपि पशु बलि को निर्धन के शोषण का प्रतीक ठहराकर इस कृति को प्रगतिशील साहित्य के अंतर्गत लाया जा सकता है, तथापि लेखक की यह तटस्थ भंगिमा और बलि के पशु को पूजने और उससे क्षमा मांगे जाने के प्रसंगों पर उसका अतिरिक्त आग्रह है। पशवे चा नमस्तुभ्ये नमस्ते बलिरूपिणे छेद्योऽसि बलिरूपस्तवं प्रज्ञया परया गुरोः छेद भेदोदभवः दुःखः क्षमस्व पशुरूप धृक। मार्क्सवादी चिंतक को लेखक की नियत के विषय में शंकालु होने का पर्याप्त आधार देता है। कहीं लेखक यह तो नहीं कहना चाहता कि सारा मानव जीवन और कुछ नहीं बलि का अनुष्ठान है, जिसमें लोग बहुत ही सदैव रूप से क्रूर अथवा क्रूर से सदैव होते हुए बलि पशु और खड्ग दोनों की पूजा करते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि तुम एक उच्चतर सत्ता के लिए हमें अपना वध करने दो, इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। पशु स्वर्गम गच्छ, और हमें और हमारी संतान को इस मृत्यु लोक में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य। हमने खड्ग से प्रार्थना कर रखी है कि तुम्हारे छेदन में शीघ्रता करे, इसलिए तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होगा। उच्चतर सत्ता का नाम जो भी रख लो, ओम ही हिली हिली किली किली किल के स्थान पर जो भी और मंत्र बना लो, यह सदैव क्रूरता, यह क्रूर दया सनातन है। कदाचित ऐसा कहना चाहता है लेखक, किंतु छाग बलि के वर्णन में जुटे हुए उसके छोटे तीखे वाक्य सूक्ष्म से सूक्ष्म दार्शनिक जाल की पकड़ में आते नहीं। उपन्यास के उत्तरार्ध में एक कौतुकपूर्ण घुमाव तब प्रस्तुत होता है जब छाग बलि देने वाला अमीर स्वयं अगली सुबह दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। वही अमीर गरीब जो बलि अनुष्ठान में साथ थे, अब एक मुर्दा फूंकने में साझीदार बनते हैं। लेखक दाह संस्कार का भी अत्यंत तटस्थ भाव से वर्णन करता है। मुर्दा फूंक कर लौटे लोगों के आग तापने और नींबू खाने के अनुष्ठान के वर्णन के साथ उपन्यास समाप्त होता है। कोई आश्चर्य नहीं जो इस उपन्यास पर डीडी के प्रगतिशील मित्रों प्रशंसकों में बहुत विवाद हुआ। कुछ विद्वानों ने, जो प्रगतिशील साहित्य में आधुनिकता लाने के लिए लालायित थे, इस कृति की प्रशंसा की, किंतु अन्य विद्वानों ने इसे हास्योन्मुख ठहराया। जो हो, यहां इस कृति की विस्तृत समीक्षा अभिष्ट नहीं। इतना इंगित करना है कि इस उपन्यास ने ध्यान खींचा था, और अगर डीडी लिखता ही रहता तो आज मुझे इतना कहने की भी आवश्यकता न पड़ती। कृति का उल्लेख वर्तमान कथानक में इसलिए भी अनिवार्य हुआ है कि वह मारगांठ को समर्पित है। इसकी 3 टंकित प्रतियों में से एक नायक ने तुरंत नायिका को भेज दी थी। साथ ही शास्त्री जी के नाम एक पत्र भी था, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वह डीडी के कारण अपनी पुत्री को दंडित ना करें। डीडी समझ सकता है कि पुत्री को पिता के स्नेह की कितनी आवश्यकता है।
वह दोषी है शास्त्री परिवार की सुख शांति भंग करने का, और यद्यपि यह अपराध अक्षम्य है, तथापि वह विनती करना चाहता है कि शास्त्री जी उसे क्षमा कर दें। वह अब उन्हें या उनकी पुत्री को परेशान नहीं करेगा। समाज में जो बदनामी हो गई वह चिंत्य है। उसे दूर करने के लिए डीडी काश कुछ कर सकने योग्य होता। डीडी को विश्वास है कि समय के साथ यह बात दब जाएगी और सब तरह से समर्थ शास्त्री परिवार अपनी पुत्री का कहीं अच्छा रिश्ता कर सकेगा। उसी दिन डीडी ने एक और पत्र गुलनार को लिखा कि पिछले पत्र का उत्तर ना पाकर मैं चिंतित हूं। मेरा यहां कुछ भी बनता नजर नहीं आ रहा है। मैंने एक उपन्यास जरूर पूरा किया है, लेकिन मैं अपनी बात साहित्य के नहीं, सिनेमा के माध्यम से कहना चाहता हूं, और उसकी यहां दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। जैसे भी हो, मुझे बुला लो। शास्त्री जी का उत्तर उसे तुरंत प्राप्त हुआ। इसमें उन्होंने लिखा कि सारे कांड में असली अपराधी मैं ही हूं। अपनी पुत्री का मन समझने और रखने का दायित्व मेरा था। मुझसे ही उसमें चूक हुई। तुम अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत लाओ। अब मैंने सारी बात आयुष्मती मैत्री पर छोड़ दी है। उसका आग्रह है कि मैं तुम्हें यहां आमंत्रित करूं, सो मैं कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम यहां आकर मुझे और मेरी पुत्री को अनुग्रहित करोगे। तुम्हारा उपन्यास मैं पढ़ चुका हूं, या यूं कहूं मैत्री को पढ़ा चुका हूं। यहां आओगे तब इसके विषय में बातें होंगी। इसके ही नहीं, तुम्हारे समस्त पत्रों के विषय में भी, जो मैंने सहेज कर रख छोड़े थे कि कभी सुविधा से उन पर तुमसे विवाद किया जाए। अपने आगमन की तिथि सूचित करो ताकि तुम्हारे स्वागत का समुचित प्रबंध किया जा सके। इस पत्र के मिलने के महीने भर बाद डीडी ने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ी। उसकी यूनिट वाले एक सेट पूरा कर चुके थे, दूसरे पर जाने वाले थे। बीच के अवकाश में वह आ गया था। उसके लिए संभव न हुआ कि दिल्ली में हफ्ते 10 दिन रुका रहे, जैसा कि शास्त्री जी और उनकी बेटी चाहते थे। वह 4 दिन वहां रहा। ये 4 दिन उसके जीवन के चांदनी के दिन माने जा सकते हैं, लेकिन इनके विषय में उसे ब्यौरेवार कुछ भी याद नहीं रह गया है। बिंबो की एक फिरकिनी सी घूमती है उसके सामने, और उसके पीछे भारतीय शास्त्रीय संगीत। गनीमत है इलेक्ट्रॉनिक नहीं। नायिका उन दिनों नायक को बताना चाहती थी कि मैं भी कलाकार बन रही हूं, और इस उद्देश्य से अक्सर गाती थी, या कदाचित इसे यूं कहना चाहिए कि वह इतनी आह्लादित थी कि गाए बिना उससे रहा नहीं जाता था। अलग अलग तर्क के अनुसार अलग अलग वक्तव्य बनते हैं। जो हो, यह प्रसंग हर तर्क से भारतीय शास्त्रीय संगीत पर घूमती बिंबों की फिरकिनी का ही प्रसंग है। नायिका आह्लाद में है। नायिका के पिताश्री को यह प्रतीति हो रही है कि घाव भर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा विश्वनाथ की कृपा से। नायिका की माता अपनी रुग्ण शैया पर उठ बैठते हुए, सिर पर पल्ला लेते हुए, दृष्टि थोड़ी थोड़ी मिलाते हुए बतिया रही है किंचित औपचारिक कुमाऊनी में एक लंबे से लड़के से। दूध दे दिया था उदय सिंह ने। रास भात पसंद है कि डुबके बनवा दें? नींद ठीक आई? बेबी परेशान तो नहीं कर रही है? और सूखी हो रही है कि प्रस्तावित घर जमाई सीधा है, अल्प संतोषी है, और खा पीकर जरा शरीर भर जाए तो भव्य व्यक्तित्व वाला भी, विष्णु स्वरूप। नायक भी प्रसन्न है। वह आत्मीयता और संपन्नता के इस उच्च मध्य वर्गीय नागर दुर्ग में घुस गया है अंततः। वह इस लड़की का प्यार पा जो गया है अंततः, सब कुछ अपनी शर्तों पर, बिना झुके। किंतु कहीं यह चेतना शेष है उसमें कि यह शत्रुओं का दुर्ग है। विजित है उसके द्वारा, किंतु है शत्रुओं का ही। यहां जो कुछ है प्रतिपक्ष है, प्रेमिका भी। इसलिए कुछ संकुचित है उसका मन। अकारण सी, गलत सलत सी, तुनक मिजाजी अथवा अतिशय औपचारिक विनम्रता प्रदर्शित कर रहा है, जिस पर नायिका को हंसी आ रही है। जो हो,
वो इतना प्रसन्न तो है ही कि नायिका के इस तरह खिलखिलाकर हंसने पर अथवा उसके तुनकने की ज्यों की त्यों नकल उतार देने पर नाक और होठों के बीच कहीं थोड़ा मुस्कुराए और नायिका की चोटी पकड़ ले अथवा कान खींच दे। नहीं, वह इतना नहीं तुनक रहा है कि नाराज होकर कदम पटकता बहिर्गमन कर जाए। बिंबों की फिरकनी है, तेज तेज घूमते हैं बिंब संगीत के साथ और एक दूसरे में खोने से लगते हैं। इतनी अल्प अवधि तक टिकता है बिंब विशेष कि उसकी विशिष्टता का चेतन स्तर पर कोई बोध हो नहीं पाता। बोध रह जाता है अनुभवकर्ता के रूप में अपने कहीं न रह जाने का। बोध रह जाता है उस सर्वभक्षी संगीत का जो ना तेरा है न मेरा। हिंदी सिनेमा के आलोचक इस बात से खिन्न हैं कि हमारे दिग्दर्शक प्रेमी प्रेमिका को वृक्षों की परिक्रमा में दौड़ते हुए नाचते गाते दिखाते हैं। इसे मेरे सर्वथा सठिया जाने का लक्षण मान लीजिए। 75 की वय में सर्वथा वाली ही स्थिति होगी कि मैं यह मानने लगा हूं कि नाचे गाए बजाए उछले कूदे मारे पीटे दौड़े भागे बगैर मनोयोगी की खांटी अभिव्यक्ति असंभव है। अब यहीं देखिए ना, इस फिरकनी में कुछ चौखटे ऐसे हैं जिनमें शास्त्री जी और डीडी का दार्शनिक प्रश्नों का शास्त्रार्थ अंकित है। इस शास्त्रार्थ को सुनकर क्या हमें नायक नायिका का प्रेम समझने में कोई सहायता मिलेगी? इस बहस में डीडी यह कह रहा है कि देवता को कुछ ही समय के लिए बुलाना, कुछ ही समय के लिए अपने को देवतुल्य मानना और फिर स्वधर्म में लौट आना, यह परले दर्जे की बेईमानी है। पूजा करते समय महान और फिर वही कमीने के कमीने, ये क्या बात हुई? शास्त्री जी यह कह रहे हैं कि यह कमीनापन तो विशेष रूप से तुम जैसे कला साधकों के हितार्थ है। उसे अपने में प्रतिष्ठित करके बैठे ही रह जाओगे तो शून्यता में स्वयं भी खो जाओगे। शून्यता से कला नहीं उपजती, शून्यता से संसार नहीं चलता। किंतु उसकी कोई प्रतीति ही ना हो, तुम्हें कोरा कमीनापन ही हो, तो उससे भी कला नहीं उपजती, संसार नहीं चलता। तथागत हो जाने से नहीं चलता संसार, उससे तो रुक जाता है उल्टे। किंतु तथाता का लेश मात्र भी आभास न होने से जीवन नरक हो जाता है। डीडी जानना चाहता है कि स्वर्ग क्यों नहीं बन सकता धरा पर, हर व्यक्ति देवत्व क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। अब बताइए, इस तथाता से माथापच्ची करते अथवा तुम कुछ नहीं एक अनाम अभिनेता हो और यह जीवन तुम्हारी एक भूमिका मात्र है जिसे अच्छी तरह निभाना भी तुम्हारा धर्म है और जिसे मात्र एक भूमिका माने रहना भी तुम्हारा धर्म, जैसी स्थापनाओं का विश्लेषण करते हुए इन सिरफिरों की बातों से प्रेम कथानक का क्या बनता बिगड़ता है? यह सही है कि डीडी बार बार ऊंचे स्वर में लानत भेज रहा है अपनों पर, अपने पर, आध्यात्मिक प्रागैतिहासिक साम्यवाद को धराशायी कर रहा है भौतिक ऐतिहासिक साम्यवाद से। अगर इससे नायिका का पिता उखड़ रहा होता तो इसे हम कथानक की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान सकते, किंतु वह मंद मंद मुस्कुराते हुए ग्रहण कर रहा है नायक का युवकोचित आवेश। वह मानकर चल रहा है कि बालक अपनी ही परंपरा का है। द्वंद्वात्मकता सांख्य की हो या हीगल की, है तो लफ्फाज द्वंद्वात्मकता ही। शास्त्रार्थ करने वाला शास्त्री ही कहा जाएगा, भले ही उसका शास्त्र मार्क्स मुनि का लिखा हो। शास्त्री जी के अनुसार यह लड़का शास्त्री है, उसका मार्क्सवादी होना एक गौरतर तथ्य है। पिस्तौल ही लेकर आ जाए और सीने पर रखकर कहे बकवास बंद करो, क्रांति हो गई है, तो बात दूसरी है। अभी तो शास्त्री ही है और अच्छे लगते हैं शास्त्री जी को शास्त्री। मैं समझता हूं कि यही उचित है कि हम इन शास्त्रियों की बहस का ध्वन्यालेख मिटवा दें। केवल उनके मुखों का खुलना, उनकी उंगलियों का नाचना, उनके चेहरे पर भावों का आना जाना देखें, बगैर कुछ सुने। वैसे ही वैसे एक कन्या कुमारी जो इनमें से एक शास्त्री की पुत्री और दूसरे की प्रेमिका है,
अपने पिता की आराम कुर्सी के पीछे खड़ी हुई देख रही है, आवाजों का भाव पकड़ते हुए, आवाजों का अर्थ अनसुना करते हुए। यह आवश्यक नहीं कि हम भी उसकी भांति मुस्कुराते रहें, कभी प्रेमी को जीभ दिखाएं और कभी पिता की टोपी से खेलें। हम चाहें भी तो उसकी तरह अपनी पोर पोर से यह प्रकट कर नहीं सकते कि मैं इस पुरुष की पुत्री हूं, उस पुत्री की प्रेमिका, और मैं ही हूं जो इन दोनों को यहां मिला रही हूं अपनी प्रीति के रसायन से। शेष जो भी है शब्दाडंबर है। ध्वन्यालेख में शब्द हटाकर संगीत के स्वर में रख दिए जाएं। बहस जारी रहती है सुबह और शाम की सैर पर। सुबह शाम घूमने का नियम है शास्त्री जी का। 2 मील सुबह, 2 मील शाम। अगर कभी बाहर ना निकल सकें तो आंगन या बरामदे में ही घूमते हैं। जिस घर में भी जाते हैं उसका आंगन अथवा बरामदा पहले नाप लेते हैं कि यहां से वहां, वहां से यहां टहलते हुए कितने चक्कर काटने पर 2 मील होंगे। नई दिल्ली में इन दिनों सौभाग्य से मौसम साफ है। बाहर गए हैं वे तीनों सैर पर। राजधानी की साफ सुथरी अशोक और गुलमोहर के वृक्षों वाली सड़कें नापी हैं उन्होंने। बहस के बीच बीच शास्त्री जी कोई रोचक पौराणिक कथा, कोई पंडिताऊ सा लतीफा सुनाते रहे हैं और हंसते रहे हैं वे तीनों। ठठाकर हंसते हैं शास्त्री जी जब भी हंसते हैं, और आवश्यक होता है कि आप भी उनकी वय का आदर करते हुए उत्साह से हंसें। कन्या पिता और प्रेमी के मध्य चलती है बहुधा। पिता का हाथ पकड़े ही रहती है और यदा कदा चोरी छिपे पकड़ लेती है प्रेमी का भी हाथ, और पिता इस चोरी को पकड़ लेने के बावजूद अनदेखा करता रहता है। हम उन्हें हमेशा थोड़ा श्रद्धालु दूरी से देखते हैं, और यहां भी ध्वन्यालेख में शब्द नहीं, केवल संगीत के स्वर ही होते हैं। मैं यह सब आपको कुछ वैसे ही दिखाना चाह रहा हूं जैसे कथानायक अपनी फिल्म में इसे दिखाना चाहता, किंतु मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरे समक्ष रखा यह कोरा कागज सिनेमा का पर्दा नहीं है। कुछ यही कठिनाई मेरे सामने इन बिंबों के संदर्भ में आती है जिनमें नायक नायिका प्रेमी युगल की भूमिका में एकांत लाभ करते हुए अंकित हैं। प्रेमी जन यूं भी बहुत निस्सार बातें करते हैं, और यहां तो कम से कम नायिका की ओर से निस्सारता पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है। प्यार में बच्चों वाली बातें बड़े बड़े कह और कर जाते हैं, किंतु यह नायिका तो वस्तुतः तुतला रही है, मानो वह एक ऐसे बच्चे से बोल रही हो जिसने अभी बोलना सीखा ना हो ठीक से। कूची कूची, मम, चौ, पिट्टी पिट्टी, दुद्दू जैसी शब्दावली से भरे पड़े हैं उसके संवाद। वह कभी नायक की नाक पकड़कर हिलाती है, कभी उसकी आंखें पीछे से आकर मींच लेती है, कभी उसे अपने पीछे दौड़ाती, कभी उसके पीछे खुद दौड़ पड़ती है, कभी उसका हाथ हाथ में लेकर झुलाती है जोर जोर से, और करती जाती है भविष्य की कल्पनाएं। फिर हम वहां जाएंगे भाई, फिर हम ऐसा करेंगे भाई, फिर हम वैसा खरीदेंगे, फिर हम। इन कल्पनाओं में ऐसा कुछ भी नहीं जो उल्लेखनीय हो। सुख संतोष की बहुत सामान्य सी घरेलू सी कल्पनाएं हैं ये। कोई तथ्य अगर संप्रेषित होता है इनसे तो मात्र यही कि एक भविष्य है, और उस भविष्य में यह नायिका इस नायिका के अनुसार इस नायक के साथ है, इस नायक से अभिन्न है। नायक इस सबको ऐसे सुन रहा है जैसे किसी सिर चढ़े किंतु प्यारे बच्चे की बात सुनी जाती है, यह समझते हुए कि वह ना सुनने का अभ्यस्त नहीं है। वह मुस्कुराता है, बीच बीच में मुंह बहुत अविश्वास से मटकाता है, खासकर तब जबकि नायिका अपने को कुशल गृहिणी, तब तक मैं झटपट बना दूंगी दाल भात पपटोले, अथवा सह लेखिका, मैं और तू मिलकर लिख देंगे एक फिल्म कहानी की भूमिका में प्रस्तुत करती है। कुछ बिंबों में वे ऐसे काम करते देखे जा सकते हैं जो मानवीय प्रेम के सामान्य व्यापार हैं। यह था दौलम भाग के बाद। शास्त्री जी को विश्वंभर दास रोड पर जो बंगला मिला है उसके पीछे आगे बगीचे में
इस सब के लिए पर्याप्त स्थान है, अवसर है। जब पकड़म पकड़ाई हो जाती है, तब वे कुछ दूर एक दूसरे को घूरते हुए हाँफते हैं और फिर क्षणिक अथवा सुदीर्घ आलिंगन करते हैं। वे एक दूसरे की थाली में से खा लेते हैं या अपनी थाली में से दूसरे को अपने हाथ से खिला देते हैं। वे, खासकर नायिका, मेज के नीचे एक दूसरे का पांव अपने पांव से दबा देते हैं। कभी जब बहुत से लोग साथ बैठे हों कमरे में और बातचीत चल रही हो, वे चोरी से अपलक एक दूसरे को देखते हैं, पकड़े जाते हैं। क्या पशुओं के जोड़ा बैठाने की तरह मानवीय प्यार भी एक नितांत सुपरिचित व्यापार है? यदि ऐसा है, तो किसी के प्रेम करने की, प्रेम में पड़े होने की विशिष्टता क्या है? क्या अंत में वह यही कह सकता है कि भले ही यह अनुभव, यह व्यापार सामान्य हो, मैं अनुपम हूं और मेरे अनुपम होने से यह भी अनुपमेय हुआ जा रहा है, किंतु क्या यह नायक अनुपम है? यह नायिका अनुपम है? नायक के व्यवहार की तो सामान्यता तक साधारण है। उस बेचारे को कूची कूची पिट्टी पिट्टी वाले संवाद में अपने बुद्धि कौशल, शब्द सामर्थ्य का उपयोग करके विशिष्टता का दावेदार बन सकने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। नायिका अवश्य अपनी धृष्टता के कारण सामान्य छेड़छाड़ को कुछ विशिष्टता प्रदान कर रही है। हर कोई नायिका बैडमिंटन खेलते समय शटल को नायक के खोपड़े पर स्मैश करने के लिए यत्नशील नहीं रहती। ना साधारणतया यह देखा गया है कि नायिका गुस्ल खाने से तौलिया लपेटकर बाहर आए, नायक का तौलिया खींचकर भाग जाती हो। और न नायिकाएं, जहां तक मुझे जानकारी है, अपनी माता से बातें करते प्रेमी को बीच बीच में आ आकर गुदगुदी ही देती हैं। और यह तो मेरे सुनने में कभी नहीं आया कि नायिकाएं नहाते हुए गुस्ल खाने का दरवाजा थोड़ा सा खोलती हैं, अपने गीले चेहरे, गीली बाह की एक उत्तेजक सी झलक दिखाती हैं नायकों को और पूछती हैं पूरी मासूमियत से, वे पर्वत, जंगल, नदी, नाला देखता है? और जब वासना के हाथों अपना विवेक बेचकर नायक देहरी तक पहुंचते हैं, दरवाजा भड़ से बंद होता है और नायिकाएं भीतर से हंसकर कहती हैं, आहा, बड़ी जल्दी। सच मैंने कभी नहीं सुना, किंतु संभव है यह सब भी सामान्य हो। मैंने इसलिए ना सुना हो कि मैं अध्यापक रहा हूं और अध्यापकों को इस तरह की बातें सुनाई नहीं जाती। बाध्य होकर ये बिंब भी हमें लगभग संवाद रहित छोड़ने पड़ते हैं। हम उन्हें देखते हैं, एक दूसरे को हर पोर से, हर कोण से देखते हुए, और संगीत सुनते हैं। इस फिरकनी में कुछ बिंब ऐसे भी हैं जिनमें नायक नायिका घर के बाहर साथ साथ दिखाए गए हैं। कुछ में वे सड़क पर चल रहे हैं, नायक अपनी सारस चाल में हमेशा एक दो कदम आगे, नायिका अपनी इठलाती, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी सीधी रेखा ना मानती हुई चाल में हमेशा कुछ कदम पीछे, उससे धीमे चलने का अनुरोध करती हुई। कुछ में वे फिल्म देख रहे हैं, नायिका अपना सिर नायक के कंधे पर टिकाए हुए है और उसके मन में बार बार कुछ ऊल जलूल कह रही है। नायक उसे कभी कभी फिल्म संबंधी अपने तकनीकी ज्ञान से चमत्कृत करने का विफल यत्न कर रहा है। कूची कूची बोलने वाले पैनिंग शॉट, ट्रॉली फॉरवर्ड, ये सब सुनने को तैयार होते नहीं है आसानी से। अधिकतर बिंबों में नायक अपने उन इलाहाबादी साहित्यिक मित्रों के साथ है जिनका पिछले दिनों दुर्भाग्य से दिल्ली वास हो गया है। नायक इन सभी बिंबों में नायिका की उपस्थिति से थोड़ा संकोच में, थोड़ा लजाया सा और चिर आशंकित दिख रहा है। सच तो यह है कि वह नायिका को साहित्यिकों के समक्ष प्रस्तुत करना ही नहीं चाहता था। उधर नायिका का हठ था कि तू जहां भी जाएगा मैं साथ जाऊंगी। नायक चाहता था, वचन ले चुका था कि नायिका साहित्यिकों के सामने मुंह न खोले और कम से कम हंसे तो हरगिज नहीं। किंतु नायिका थी कि बोलते रहने, हंसते रहने की मानो कसम खाए बैठी थी। नायक के कोहनी मारने या पांव से पांव दबा देने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। नायक का संकोच कुछ और इसलिए बढ़ गया कि नायिका स्पष्ट ही उसके साहित्यकार मित्रों पर हंस रही थी। वह मानो यह कहना चाह रही थी कि ये सब बड़े बुद्धू हैं,
है तो तू भी, लेकिन तू जरा प्यारा बुद्धू है। कहीं भी डीडी और उसके साहित्यिक साथियों में किसी बात पर मतभेद होता तो वह बगैर कुछ समझे जाने नायक का जोरदार समर्थन करती और आहा और वाह 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 शैली में अन्य साहित्यकारों को उखाड़ देना चाहती। नायक इसलिए भी खिन्न है कि इन अवसरों पर नायिका अपने पास तमाम और वस्त्र होते हुए भी नायक द्वारा कड़की की हालत में बंबई से लाई हुई सस्ती शोलापुरी साड़ी ही पहने है, और ग्राम कथा के पक्षधरों तक को ऐसी देहाती साड़ी पहनी लड़की गंवार मालूम हो सकती है। तब तो और भी जब उसे उनकी गांवों में छूटी हुई पत्नियों की तरह हाथ नचा नचा कर बात करने की आदत हो। हमें नायिका से कितना भी अनुराग क्यों ना हो, साहित्यिक सद्भाव के हित में इन बिंबों को भी संवादहीन रखना होगा। फिरकिनी में कुछ बिंब ऐसे भी हैं जिनमें नायक किसी और काम में व्यस्त नायिका को अथवा नायिका किसी और काम में व्यस्त नायक को कुछ उस दृष्टि से बांधे है जिससे माता पिता अपनी योग्य संतान को देखते हैं। कुछ बिंबों में दोनों ही निठल्ले मौन के साझीदार हैं और एक दूसरे को कुछ उस तरह देख रहे हैं जिस तरह दर्पण में अपने को देखा जाता है। कुछ बिंबों में ये एक प्रकार के परम बौद्धिक निठल्लेपन में पंजे से पंजा फंसाए जोर आजमाई कर रहे हैं, मानो जान रहे हैं कि प्यार बहुत ही प्यारे ढंग से खूंखार भी होता आया है। फिरकिनी का अंतिम, यूं फिरकिनी में कौन पहला कौन अंतिम, बिंब है प्लेटफॉर्म से छूटती ट्रेन का। नायक खिड़की से हाथ हिला रहा है, शास्त्री जी लाठी पर वजन डाले खड़े हैं, नायिका हाथ हिला रही है। सहसा वह तेज तेज दौड़ती है नायक के हिलते हाथ की ओर, उंगलियों से छू लेती है उसकी उंगलियां और कुछ कहती है जो ट्रेन की आवाज में खो जाता है। किंतु नायक ने पता नहीं सही या गलत बांच लिया है उन होठों को, जिलेम्बू। वह भी कह रहा है जिलेम्बू, लेकिन गाड़ी की गड़गड़ाहट में उसे न हम सुन पाते हैं और न अब प्लेटफॉर्म पर पीछे और पीछे छूटती जाती नायिका। तो मित्रों, ये था कसब का पृष्ठ संख्या 233 से 242 तक का सफर। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।